आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जल का तापमान। इससे पहले क्लास में हम लोग महासागरीय जल का उच्चावच हम लोग पढ़े थे, है ना। महासागरीय भाग, महासागरीय अथवा स्थल का विस्तार में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे महासागरीय जल का तापमान। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि महासागरीय जल और स्थलीय भाग दोनों सूर्य के द्वारा प्राप्त रोशनी से गर्म होते हैं, है ना। लेकिन एक हम लोग और जानते हैं कि स्थलीय भाग, जहाँ सूर्य की रोशनी स्थल भाग के कम क्षेत्र को गर्म करना पड़ता है ना। और वो भाग जो होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। वहीं अगर हम जलीय भाग को देखें तो सूर्य की रोशनी को बहुत एक मोटे से एरिया को गर्म करना पड़ता है ऊपर से। दूसरा इसमें कार्य क्या होता है कि वो जो जल होता है वो विचलनशील होता है ना, वो विचलनशील होता है, समझे, ठीक है। वो गतिशील होता है ना। तो ऐसे में महासागरीय जल का तापमान में स्थलीय भाग के मुकाबले में आपको अंतर देखने को मिलेगा। एक जैसा स्वभाव दोनों का नहीं रहेगा। अब उसमें जो प्रभावित करने वाले मुख्यतः चार कारण हैं, और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः चार कारण हैं जो महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। पहला तो है अक्षांश। अक्षांश किस तरीका से हम पहले बता रहे हैं कि मान लीजिए 0 डिग्री विषुवत रेखा है, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इससे उत्तर की ओर जाइएगा और इससे दक्षिण की ओर जाइएगा तो सूर्य की रोशनी कम पड़ने के कारण से वहां आपको गर्मी कम पाएगा, है ना। तो वहां का जल का जो तापमान है वो कम पाएगा। जैसे सबसे ज्यादा गर्म आप विषुवत प्रदेश के आसपास पाया जाएगा, लेकिन अगर आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें जाएंगे तो आपको यहाँ सालों भर आपको बर्फ जमा हुआ मिलेगा। वैसे में अगर जो धाराएं या जो पानी का बहाव होता है वो अगर उत्तर की ओर जा रहा है तो धाराएं गर्म ज़्यादा रहेगा। आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप अक्षांश मान लीजिए कोई जल अगर इस अक्षांश पे उपस्थित है तो वो गर्म जल रहा है, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ लगभग कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सालों भर लगभग लंबवत रहता है, परपेंडिकुलर रहता है ना। और हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि सूर्य जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की रोशनी लगभग 300 दिन आपको एक समान रूप से वहाँ 300 दिन रोशनी मिलता है सूर्य की रोशनी। लेकिन जैसे जैसे कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर जाएंगे सूर्य की रोशनी कम होती है, इससे गर्मी का एहसास कम होगा। तो जल में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा प्रभाव ये होता है कि अगर ये देर से गर्म होगा तो देर से ठंडा भी होगा, समझे। ये देर से गर्म हो रहा है तो देर से ठंडा भी होगा। अक्षांश की बात समझिए। स्थल और जल का वितरण, अगर स्थल और जल के वितरण को हम देखें तो मान लीजिए स्थलीय भाग तुरंत गर्म हो जाते हैं, है ना। तो उनसे जो लगा हुआ जलीय क्षेत्र है वो भी तो उनके संपर्क में आके गर्म हो जाएगा, है ना। उनके संपर्क में आएगा, उनके वायु के संपर्क में आएगा तो गर्म हो जाएगा, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पाया जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में आपको तुलनात्मक दृष्टिकोण से दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले में गर्मी थोड़ा सा महासागरीय जल ज़्यादा गर्म मिलेगा। उसका कारण होता है कि उत्तरी गोलार्ध में भूमि का विस्तार ज़्यादा है समुद्र के तुलना में, समझे। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा है, समझे। ये कारण होगा। एक सनातनी पवनें होती हैं, सनातनी पवनें उनको कहते हैं जो स्थायी पवनें होती है ना। जो हम लोग पढ़े थे कि कर्क रेखा से इधर हवाएं और मकर रेखा से इधर हवाएं जो मूवमेंट करती है ना, ठीक है। वो हवाएं अपने संपर्क में आने वाली जो हवाओं को, जल को भी उसको गतिशील करती है, उनको ठंडा करती है, प्रभावित करती है। महासागरीय धाराएं, अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि महासागरीय धाराएं, मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे अगर मान लीजिए कोई जलराशि या कोई महासागरीय धारा, आप लोगों को पता होगा पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और सूर्य के चारों ओर चलता रह रहा है। इस कारण से हमारे जो जल होते हैं उनमें गतिशीलता आती है और बहुत सारे कारण
इधर से अगर कोई जलधारा उत्तर की ओर और विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे गर्म जलधारा। ठीक है। वहीं अगर कोई जलधारा इधर से उत्तर से और दक्षिण से विषुवत वृत्त की ओर अगर बढ़ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे ठंडी जलधारा। समझे? आगे आने वाले चैप्टर में और सारा एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे गल्फ स्ट्रीम को हम लोग जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्या होता है कि अटलांटिक ओशन में उत्तर की ओर जाता है तो नॉर्थ सी या जो ब्रिटेन से लगा हुआ जो आपका समुद्र क्षेत्र है उसको कभी जमने नहीं देता। समझ गए? वो परिवहन के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। समझे? परिवहन वहाँ सालों भर आप पानी का नाव चलते रहता है। बड़े बड़े नाव जो आवागमन परिवहन करते हैं वो चलते रहते हैं क्योंकि वहाँ का जो पानी है बर्फ के रूप में जमता नहीं है। उसका कारण क्या होता है? वहीं अगर उल्टा देखें हम लोग तो लेब्राडोर धारा अगर नीचे की ओर आ रहा है तो ठंडी जलधारा है। दूसरा है ठंडी या गर्म जलधाराएं जहाँ मिलेंगी वहाँ मछली का उत्पादन ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ प्लैंकटन और जो उनके खाने योग्य वस्तु हैं हाँ पूरा भी पाया जाता है। समझे? तो ये सब मुख्यतः चार जो तत्व हैं जो महासागरीय जो क्षेत्र हैं उनके तापमान को प्रभावित करते हैं। इनके अलावे अगर हम गहराई के आधार पर देखें, है ना, अगर गहराई के आधार पर देखें तो गहराई के आधार पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है ना। जैसे कि अगर महासागरीय जो धाराएं हैं उनका जो तापमान है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे आज एक आपके फिगर दिया हुआ है महासागरीय जल का जो अगर हम लोग डीपनिंग के आधार पर देखें, अगर हम लोग डीपनिंग के आधार पर देखें तो महासागरीय जल का जो तापमान है वो पहले धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ गए? फिर तेजी से बढ़ता है। समझे? इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ऊपर का जो सतह है वो तो सूर्य की रोशनी तुरंत मिल रहा है तो गर्म हो जाना। लेकिन जो अगर मान लीजिए बहुत नीचे हम 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे जाते हैं तो वहाँ तो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं मिलता है ना, तो गर्म नहीं हो पाता। समझे? अब मान लीजिए जो 200 फीट के आधार पर अगर जाएंगे तो गर्मी लगभग मिलेगा, लेकिन उसके बाद जाएगा तो तुरंत डाउन कर जाएगा टेम्परेचर, है ना। इसको हम लोग टेम्परेचर को तुरंत जो मिलता है ना, वो तुरंत गिर जाएगा, डाउन कर जाएगा। उसको ताप प्रवणता हम कहते हैं, टेम्परेचर ग्रेडिएंट जो कहते हैं, है ना, वो ताप प्रवणता कहलाता है। ठीक है। जैसे कि सबसे जो 500 मीटर का जो 500 मीटर ऊपरी जो जल है ना, वहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन उसके बाद जाइएगा तो दूसरी परत में पहला परत जो है उसमें ताप प्रवणता कम पाया जाएगा, लगभग एक समान 20 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पाया जाएगा। दूसरी परत में जाएंगे तो वहाँ ताप प्रवणता आपको ज़्यादा पाया जाएगा, जिसको थर्मोक्लाइंट हम लोग बोलते हैं। ताप प्रवणता मीन्स होता है कि जैसे पहला जो है वो 0 पे, अब दूसरा मान डायरेक्ट 20 चला गया तो 20 का डिफरेंस आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि तुरंत वहाँ डाउन कर दिया टेम्परेचर, है ना, या तुरंत डाउन कर दिया, उसको कहेंगे ताप प्रवणता, थर्मोक्लाइंट। तीसरा जो परत होता है वो आपका होता है बहुत ठंडा होता है, जो समुद्र के तली से लगा हुआ जो परत होता है जलीय भाग, वो बहुत ज़्यादा ठंडा पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी का प्रभाव नहीं पड़ता है। मूवमेंट भी होता है, ऊपर का जल का होता है, बहुत नीचे का जल का बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। ठीक है। अब महासागरीय सतह का जो औसत तापमान होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, औसत एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशन, है ना। अब अक्षांश के साथ में तापमान जो घटने का जो दर होता है वो भी अलग अलग होता है। समझे? जैसे कोई जल, मान लीजिए कोई जो जल है वो यहाँ है, अब कोई यहाँ है, तो दोनों नीचे जाएंगे तो गहराई के साथ में तापमान घटने का दर दोनों में एक समान नहीं होगा, डिफरेंस होगा उसमें। ठीक है। उच्चतम तापमान आपको सदैव ऊपर की ओर पाएगा, ऊपर के लेयर में, और वो भी विषुवत रेखा के आसपास पाएगा। समझे? ठीक है। हाँ, 200 मीटर के बाद तापमान
तेजी से घटेगा। ठीक है।